गहरी, खौफनाक और संजीदा आवाज। रात के गहरे अंधेरे में मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा बला सुनसान और खौफनाक लग रहा था, जैसे किसी भी लम्हे कोई बहुत बुरा होने वाला हो। बारिश और गरज की आवाज। बारिश में भीगता हुआ खौफनाक इफरीत गुस्से से बोला, ये बारिश आखिर रुक क्यों नहीं रही। हल्की खौफनाक हंसी। अंदर मौजूद आग वाला ड्रैगन हंसते हुए बोला, ये रुकेगी कैसे। सड़क तो कब की सैलाबी पानी में डूब चुकी है। अचानक तेज गरज, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इस तूफानी रात में असल खतरा बारिश नहीं था। गहरी और संजीदा आवाज। अंधेरी रात में एक खौफनाक इफरीत ने दरवाजे पर दस्तक दी और आहिस्ता से बोला, रोशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। रोशी जमीन पर गिरी हुई दर्द से तड़प रही थी और उसके चारों तरफ पुरस्कार जामुनी जादुई रोशनी चमक रही थी। इफरीत ने घबरा कर पुकारा, रोशी, और उसी लम्हे इसकी एक खौफनाक चीख पूरी इमारत में गूंज उठी। अचानक रोशी की आंखें सब्ज रोशनी से चमकने लगीं और इसके अंदर छपी हुई सोई हुई ताकत दर्द के साथ बेदार होने लगी। इतने में इसका आग वाला साथी इफरीत जलता हुआ अंदर आया और हैरत से बोला, अरे, यहाँ ये क्या हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशी की ताकत इतनी शिद्दत से फूटी कि पूरी इमारत जामुनी बिजली के एक जबरदस्त धमाके से फट गई और बारिश के दरमियान टूटकर बिखर गई। धमाके के बाद हर तरफ अंधेरा छा गया और सब कुछ गहरे पानी में डूब गया। सिर्फ पानी के बुलबुले सतह पर आ रहे थे। फिर अचानक पानी से एक हाथ बाहर निकला और भीगी हुई रोशी बारिश में खड़ी हो गई। मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। इसके अंदर एक खौफनाक और बेपनाह ताकत जाग चुकी थी। आखिरकार रोशी एक ताकतवर मलका की तरह अपने दो मुहाफिजों के साथ सामने आई और नीचे गिरे हुए ये बेसर्द लहजे में बोली, ये बे, तेरा मैकेनिक दोस्त कहाँ छुपा है। संजीदा और खौफनाक आवाज। गुस्से से भरी हुई सुनहरी बालों वाली लड़की ने चीख कर कहा, बोलो। लेकिन बारिश में भीगा हुआ जख्मी लड़का हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने गुस्से से उसे जवाब दे दिया। ये सुनकर लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। वो चीख कर बोली, मगरूर कचरे, और इसका सर पकड़कर उसे जबरदस्ती पानी में डुबो दिया। लड़का पानी के अंदर सांस लेने के लिए बुरी तरह तड़पने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। कुछ ही लम्हों बाद पानी की सतह पर सिर्फ चंद बुलबुले बाकी रह गए, जैसे वो हमेशा के लिए गहरे अंधेरे में डूब चुका हो। फिर अचानक हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ एक सुनसान छत नजर आ रही थी। कुछ वक्त गुजरा और लड़के की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खलने लगीं, जैसे वो गहरी बेहोशी से वापस आ रहा हो। जब इसे होश आया तो वो खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और खामोशी से छत को घूरने लगा। लेकिन अचानक उसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई और वो कराहते हुए बोला, आ। फिर दर्द के बावजूद उठने की कोशिश करने लगा। संजीदा और पुरस्कार आवाज। लड़के की आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी बात के बारे में सोच रहा हो। उसी दौरान इसकी नजर एक छोटी जख्मी बच्ची पर पड़ी, जो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो रही थी। कुछ देर बाद बच्ची ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और थकी हुई उदास नजरों से सामने देखा। लेकिन जैसे ही इसकी नजर भाईये पर पड़ी, इसके चेहरे पर खुशी आ गई और वो चीख कर बोली, बड़े भाईये, आप आखिरकार जाग गए। भाईये को होश आते ही इर्द गिर्द का माहौल कुछ अजीब लगा और वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये जगह, कहीं ये वही जगह तो नहीं। इतने में मोटा अंकल खाना लेकर अंदर आया और हंसते हुए बोला, भाईये, तुम पूरा एक दिन सोए रहे हो। भाईये ने इसे देखकर ठंडे लहजे में कहा, तुम अभी तक यहीं हो। अंकल ने फौरा जवाब दिया, इतनी मेहनत से हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। ये सुनकर भाईये ने हैरत से पूछा, इतनी तेज बारिश में तुम लोग मुझे यहाँ कैसे लेकर आए। लेकिन इसके सवाल का जवाब मिलने से पहले ही अचानक पीछे से एक बुजुर्ग आदमी अंदर आ गया। इसे देखते ही सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये लोग इस जगह तक पहुंचे कैसे। संजीदा और पुरस्कार आवाज। दादा जान हैरत से सोच रहे थे कि आखिर एक तालिब इल्म, एक मोटा आदमी और एक छोटी बच्ची ज़ॉम्बियों से भरे खतरनाक रास्ते से यहाँ तक कैसे पहुंच गए। इतने में छोटी बच्ची ने दादा जान को देखा तो खुशी से चीख उठी, जबकि बड़े भाई ये हैरत से सोचने लगे कि ये शख्स आखिर कौन है। फिर बारिश भरी इस खौफनाक रात का राज खिला। जब बड़े भाई ये बेहोश हो गए थे तो इन्हीं दोनों ने इन्हें पानी से बाहर निकाला था। खुशकिस्मती से दादा जान ने निगरानी वाले कैमरे में इन्हें पानी के अंदर फंसा हुआ देख लिया था। इसके बाद दादा जांग अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे और उन सबको बचा लिया और उसी तरह वो सब महफूज तरीके से यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन जब बड़े भाई को ये बात मालूम हुई तो उसे कुछ शक हुआ और उसने फौरा पूछा, क्या तुमने सब कुछ देख लिया था। दादा जांग ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा था कि तुम ज़ॉम्बियों को खीरे की तरह काट रहे थे। आखिर ये कमाल का हथियार तुम्हें कहाँ से मिला। बड़े भाई ये बिस्तर से उठते हुए बोले, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने हथियार के बारे में नहीं बता सकता। अब जल्दी से मेरा हथियार वापस करो वरना। लेकिन हथियार का नाम लेते ही अचानक बड़े भाई के जिस्म में शदीद दर्द उठा और वो लड़खड़ा कर गिरने लगे। ये देखकर छोटी बच्ची घबरा कर चीख उठी, बड़े भाई। संजीदा और पुरस्कार आवाज। ताकतवर तलवार चलाने की वजह से ये बे की सारी तवानाई खत्म हो चुकी थी और वो कमजोरी से घुटनों के बल गिर गया। छोटी बच्ची ने फौरा आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसी दौरान सफेद बालों वाला बूढ़ा शख्स मुस्कुराते हुए बोला, मुआफ करना, मैं अपना तारुफ करवाना ही भूल गया था। इसने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं जांग हान हूँ, मुझे प्रोफेसर जांग कह सकते हो। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद से ये मेरी लेबोरेटरी है और अब मैं यहीं रहता हूँ। प्रोफेसर जांग का नाम सुनते ही ये बे की आंखें हैरत से खल गईं और वो आहिस्ता से उसका नाम दोहराने लगा, प्रोफेसर जांग हान। तब अचानक उसे याद आया कि ये तो वही मशहूर साइंसदान है जिसने एनर्जी ब्लैक मेटल पर सबसे पहले तहकीक की थी। ये बे दिल ही दिल में सोचने लगा, मकीनकस के शोबे में तो ये किसी अजीम उस्ताद से कम नहीं, और आज ये शख्स खुद मेरे सामने खड़ा है। फिर इसने हैरत से पूछा, क्या आप वाकई प्रोफेसर जांग हैं। बूढ़े ने शर्मिंदगी से सर खजाते हुए जवाब दिया, ही प्रोफेसर का ये लक़ब तो मैंने खुद ही अपने आप को दे दिया है। हकीकत में मैं तो बस यहाँ छोटे मोटे काम करता हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे बूढ़े के चेहरे पर एक लालची मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे हथियार के बारे में बहुत तजस्सुस है। इंसानियत के मुस्तकबिल की खातिर जरा मुझे इस पर तहकीक करने दो। पुरस्कार और पुरइतिमाद आवाज। ये बे ने अपनी आंखें तेज करते हुए दिल ही दिल में सोचा, ठीक है, इसे एक इम्तिहान समझ लेता हूँ। अगर ये वाकई प्रोफेसर जांग हान हुआ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिर ये बे मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी तहकीक के लिए इससे भी बेहतर चीज मौजूद है। ये सुनते ही प्रोफेसर हैरान होकर बोला, वो क्या है। ये बे ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, एक जिंदा ज़ॉम्बी। ये सुनते ही प्रोफेसर जांग का मुंह हैरत से खिला का खिला रह गया। उसी लम्हे लेबोरेटरी का भारी लोहे का दरवाजा खुलने लगा और इसकी आवाज गूंज उठी, खिला खिला। प्रोफेसर फौरा आगे बढ़ा और जोश में बोला, आओ आओ, जल्दी आओ, तुम्हारा हथियार यहाँ है। ये बे ने इत्मीनान से जवाब दिया, ठीक है। मेज पर अपनी हाईटेक तलवार देखकर प्रोफेसर ने कहा, मैंने सिर्फ इसका हल्का सा स्कैन किया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये बे ने एक हाथ से तलवार उठा ली तो प्रोफेसर हैरत से बोला, वाह, तुम तो उसे इतनी आसानी से उठा लेते हो। इसे उठाते उठाते तो मेरी कमर ही टूट गई थी। ये बे ने लेबोरेटरी का जदीद सीटअप देखा और चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह,
तुम्हारा काम करने का माहौल तो काफी जबरदस्त है, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी नजरें जदीद मशीनों पर जम गईं और वो दिल ही दिल में सोचने लगा, उन मशीनों की मदद से मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर हथियार बना सकता हूँ। पुरस्कार और जोश भरी आवाज प्रोफेसर जांग ने हैरत से पूछा, किया ये हथियार तुमने खुद बनाया है? ये बे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। ये सुनते ही प्रोफेसर की आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो जोश से चीख उठा, कमाल है, प्लीज मुझे उसे देखने दो। लेकिन ये बे ने फौरा कहा, ये राज है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना तुम मुझे जिंदा ज़ॉम्बी नहीं दोगे। ये सुनकर बूढ़े प्रोफेसर ने ड्रामा करते हुए कहा, आहा, तुम एक गरीब बूढ़े को तंग कर रहे हो। ये बे ने भी फौरा अपना मुतालबा रख दिया, अगर तुम मुझे रोजाना अच्छा खाना दोगे तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। प्रोफेसर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये बे की प्रोफाइल देखी और गुस्से से बोला, तुम कितने घटिया इंसान हो। लेकिन उसी वक्त बाहर का मौसम अचानक मजीद खौफनाक हो गया। मूसलाधार बारिश ने पूरे तहकीकी मरकज को पानी में घेर लिया था। सैलाबी पानी में हजारों ज़ॉम्बी तरफते हुए आहिस्ता आहिस्ता मरकज के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। दो खूंखार ज़ॉम्बी अपनी चमकती हुई सब्ज आंखों के साथ लोहे के गेट तक पहुंच गए और अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। कंट्रोल रूम में मौजूद छोटी बच्ची ने क्लोज सर्किट टेलीविजन स्क्रीनों पर यह खौफनाक मंजर देखा तो खौफ के मारे अपना सर पकड़ लिया। लेकिन फिर अंधेरे में किसी के सफेद हाथों ने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था? क्या ये ज़ॉम्बी तहकीकी मरकज के अंदर दाखिल होने वाले थे? पुरस्कार और संजीदा आवाज छोटी यूएल की आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों की झलक साफ नजर आ रही थी, जैसे उसने दिल ही दिल में कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। इतने में प्रोफेसर जांग चाय लेकर आया और मुस्कुराते हुए बोला, यूएल, जैसा कि मुझे तवक्को थी, तुम यही हो। ये सुनकर यूएल हैरत से उसे देखने लगी। फिर यूएल ने पुरइत्माद लहजे में कहा, हाँ, मैं जितना मुमकिन हो सके इतना करना चाहती हूँ। प्रोफेसर ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम जिंदा बच जाने वालों को तलाश कर रही हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। लेकिन अगले ही लम्हे प्रोफेसर के चेहरे पर उदासी छा गई। इसने आह भरते हुए कहा, अभी तक तुम्हारे वालिद के बारे में कोई खबर नहीं मिली। मेरा मॉनिटर सिर्फ वाटर फ्रंट तक का इलाका दिखा सकता है और वो जगह ज़ॉम्बियों से घिरी हुई है। यूएल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रोफेसर जांग एक अच्छे इंसान हैं और मेरे वालिद भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। ये सुनकर प्रोफेसर भी मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर इसने शक भरी नजरों से पूछा, लेकिन जो दो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, क्या वो वाकई इतने ही अच्छे हैं? दूसरी तरफ वर्कशॉप में ये बे अपनी मशीन पर काम कर रहा था और प्रोफेसर उसे देखकर सोच रहा था, ये लड़का आम नहीं लगता। इतनी कम उम्र में उसने इतनी जदीद टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली है। फिर इसकी नजर ये बे की आंखों पर पड़ी और वो दिल ही दिल में बोला, और इसकी आंखें बिल्कुल किसी कातिल की तरह तेज हैं। आखिर में प्रोफेसर ने यूएल के कान में आहिस्ता से सरगोशी की, और वो मोटा आदमी ऊपर से तो बिल्कुल आम लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके अंदर भी कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। हल्की मजाहिया मगर पुरस्कार आवाज मोटा भाई चपस खाते हुए अचानक गुस्से से बोला, अरे बूढ़े जांग, पीछे मेरे बारे में बुरा भला मत बोलो। फिर इसने उंगली उठाकर कहा, मुझे तो तुम सबसे ज्यादा अजीब लगते हो। इतनी बड़ी लेबोरेटरी में आखिर अकेला कौन रहता है? लेकिन तब सबको पता चला कि ये कोई आम लेबोरेटरी नहीं थी। ऊपर एक हेलीपैड, नीचे लग्जरी गाड़ियों का गैराज, बड़े बड़े ईंधन के टैंक और दूर तक फैला हुआ सोलर सेल्स का मैदान मौजूद था। प्रोफेसर जांग ने चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए मजीद कहा, और यहाँ खाने पीने की चीजों, कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरियात के इतने बड़े बड़े गोदाम भी मौजूद हैं। ये सुनकर मोटे ने फौरा कहा, तुम ही सबसे ज्यादा मशकूक हो। ये सुनते ही बूढ़ा गुस्से से चीख उठा, तुम कुछ नहीं जानते। फिर वो गुस्से में बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि क़यामत आने वाली है, उसीलिए मैंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन सबने मुझे पागल समझा। वो मजीद गुस्से से चीखा, तुम मेरा खाना खाते हो, मेरे घर में रहते हो और फिर भी मुझ पर शक करते हो। मेरा मकसद तमाम इंसानों को बचाना है। मोटे ने फौरा जवाब दिया, तमाम इंसानों को? तुमने पूरे वाटर फ्रंट के क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे हैक कर रखे हैं। लोगों की प्राइवेसी का किया? बूढ़े ने भी गुस्से से जवाब दिया, अगर क्लोज सर्किट टेलीविजन ना होता तो तुम्हें बचाने कौन आता? दोनों की बहस बढ़ती ही जा रही थी। तब छोटी बच्ची घबरा कर बोली, बस करो, आपस में बहस मत करो। लेकिन अभी उनकी बहस खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक पीछे से किसी ने आकर मोटे भाई की गर्दन में एक इंजेक्शन घुसा दिया। आखिर वो पुरस्कार शख्स कौन था और उसने मोटे भाई को इंजेक्शन क्यों लगाया? गहरी और संजीदा आवाज ये बे ने अचानक मोटे भाई को गर्दन से पकड़ा और इसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर सख्त लहजे में बोला, हिलना मत। इंजेक्शन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खून भरने लगा और मोटा भाई घबराकर चीख उठा, क्यों? आखिर तुमने मेरा खून क्यों लिया? ये बे ने इंतहाई ठंडे अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारे खून की कुछ मिकदार उधार चाहिए। ये सुनकर ये बे की आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने संजीदगी से कहा, ज़ॉम्बियों की पहली म्यूटेशन जल्द ही शुरू होने वाली है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, एक इससे भी बड़ी तबाही जल्द आने वाली है, तुम लोगों को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। ये सुनते ही प्रोफेसर जांग, मोटा भाई और छोटी बच्ची तीनों हैरत से बोल उठे, क्या ज़ॉम्बी म्यूटेशन का शिकार होने वाले हैं? लेकिन इन्हें अभी एक और बात का इल्म नहीं था। छोटी बच्ची के हाथ पर भी पिटी बंधी हुई थी, जिससे साफ जाहिर था कि ये बे ने इसका खून भी ले लिया था। बाहर कैंपस में मूसलाधार बारिश जारी थी और खौफनाक मौसम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसी दौरान एक सुनहरे बालों वाला लड़का बालकोनी से नीचे देख रहा था, जहां बारिश के सैलाबी पानी में हजारों ज़ॉम्बी खामोशी से खड़े थे। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्द ज़ॉम्बियों की पहली म्यूटेशन शुरू होने वाली थी। गहरी और संजीदा आवाज, सुनहरे बालों वाला लड़का अचानक पीछे मुड़ा और कुछ खौफनाक देखते ही गुस्से और पसीने में हैरत से चौंक गया। बारिश में चमकती हुई सब्ज आंखों वाले ज़ॉम्बी अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और वो खौफ से कराहते हुए बोला, आ। फिर वो घुटनों के बल बैठकर चीखा, ये पूरा इलाका ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। दूसरे लड़के ने परेशानी से कहा, बारिश बहुत तेज है और रास्ता भी बंद हो चुका है। ये सुनकर एक लड़की ने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया और रोते हुए बोली, अब हम क्या करें? उसी दौरान जमीन पर एक लड़की चादर में बेहोश पड़ी थी, जबकि एक लड़का इसके पास बैठा ससकियां लेते हुए पुकार रहा था, शियाओजी। सुनहरे बालों वाले लड़के ने बाहर की खौफनाक बारिश को देखते हुए कहा, हमें नहीं मालूम ये बे कहां चला गया है। इस इमारत में खाना भी नहीं है, अगर हमने कुछ ना किया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन फिर अचानक इसके चेहरे पर एक अजीब सा अज़्म नजर आया और उसने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, अभी भी एक रास्ता बाकी है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें 4 पुरस्कार सब्ज गोलियां मौजूद थीं। इन्हें देखते ही सब लोग हैरत से बोल उठे, ये तो। सबकी नजरें उन चमकती हुई सब्ज गोलियों पर जम गईं। शायद यही वो आखिरी चीज थी जो इन्हें मौत के मुंह से बचा सकती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या इन गोलियों को इस्तेमाल करना वाकई महफूज था? गहरी और पुरस्कार आवाज, सुनहरे बालों वाले लड़के ने बारिश में अपने हाथ में मौजूद सब्ज मोती दिखाते हुए कहा, जब मैं ये बे के साथ ज़ॉम्बियों के सर काट रहा था तो मैंने चुपके से उनमें से कुछ मोती अपने पास रख लिए थे। फिर इसने दिल ही दिल में सोचा, पहले जो इफरीत हमने देखे थे वो कह रहे थे कि ये मोती खाने की वजह से वो ऐसे बने हैं।
अगर मैं भी उसे खा लूं तो शायद। ये सुनते ही भूरे बालों वाले लड़के और लड़की ने हैरत से चीख कर पूछा, आह फैंग, क्या तुम वाकई ये मोती खाना चाहते हो? आह फैंग ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की और पुरइत्माद लहजे में बोला, अगर मुझे भी इस इफरीत जैसी ताकत मिल गई तो हम ज़ॉम्बियों को चीरते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन उसी लम्हे काले बालों वाली लड़की ने अचानक दूर की तरफ इशारा किया और खौफ से बोली, अरे ये क्या है? सबने आसमान की तरफ देखा जहां मूसलाधार बारिश के दरमियान एक खौफनाक सियाह और जामुनी बगुला बिन रहा था और इसके अंदर बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। तीनों खौफ से चीख उठे, ये क्या? ये एक बगुला है? उसी वक्त पूरे कैंपस में बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई, जैसे कोई खौफनाक तूफान पूरी इमारत को निगलने वाला हो। लेकिन दूसरी तरफ लेबोरेटरी में एक और ही राज जन्म ले रहा था। एक जदीद मशीन से तेजी से चिंगारियां निकल रही थीं, जैसे वहां कोई नया और इंतहाई खतरनाक हथियार तैयार किया जा रहा हो। आखिर वो हथियार क्या था? और क्या ये तूफान आने वाली किसी बड़ी तबाही की निशानी था? संजीदा और पुरस्कार आवाज, भाई ये हाथ में वेल्डिंग मासिक पकड़े संजीदा चेहरे के साथ खड़ा था, जैसे वो कोई नया और ताकतवर हथियार बनाने वाला हो। दूसरी तरफ मोटा भाई उसे दूर से देखते हुए बोला, भाई ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ काम कर रहा है, पता नहीं आखिर क्या बना रहा है। जबकि ये पीछे उठती हुई चिंगारियों के दरमियान अपने काम में पूरी तरह मसरूफ था। दादा जांग ने बताया, वो कह रहा है कि ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए नया सामान तैयार करेगा। ये सुनकर मोटा भाई परेशानी में सोचने लगा, क्या होगा अगर सारे ज़ॉम्बी भी इस कांटेदार काले इफरीत की तरह बन गए? फिर वो खौफ से चीख उठा, मुझे नहीं मालूम, अगर सब वैसे ही बन गए तो हम तो गए। यहाँ एक भी ढंग का हथियार नहीं है, हम उनसे लड़ेंगे कैसे? दादा जांग भी गुस्से से चीखा, मैं एक महफूज पनाहगाह बनाना चाहता था, इलाके का बादशाह नहीं। यहाँ हथियार क्यों होंगे? मोटे ने फौरा जवाब दिया, हथियारों के बगैर पनाहगाह बेकार है, बेवकूफ। दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और जोर से पुकारने लगी, दादा जांग, दादा जांग। सबने हैरत से उसकी तरफ देखा। बच्ची ने खुशी और हैरत से कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने क्लोज सर्किट टेलीविजन पर अपने वालिद को देखा है। फिर आंखों में आंसू लिए वो आहिस्ता से बोली, बाबा। दादा जांग और मोटा भाई हैरत से बोल उठे, क्लोज सर्किट टेलीविजन पर? क्या इसका मतलब है कि वो पहले ही यहाँ आ चुके हैं? बच्ची ने अपने आंसू पौंछे और खुशी से बोली, हाँ, शायद कई दिनों बाद उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण नजर आई थी कि उसका वालिद अभी तक जिंदा है। संजीदा और पुरस्कार आवाज, क्लोज सर्किट टेलीविजन स्क्रीन पर बारिश से भरे हुए पानी वाले रास्ते में ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने ये मंजर देखकर हैरत से कहा, क्या ज़ॉम्बी सूंघकर हमला करते हैं? ये तो तहकीक करने के काबिल बात है। लेकिन उसी लम्हे बाहर मूसलाधार बारिश में एक ज़ॉम्बी अपनी चमकती हुई सब्ज आंखों से इन्हें घूरने लगा। ये देखकर छोटी बच्ची खौफ से सहम गई, जबकि बूढ़े ने फौरा कहा, ओह माफ करना, ये तो मेरी आदत है। छोटी बच्ची ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया और इसकी आंखों में खौफ, आंसू और हैरत साफ नजर आ रही थी। तब बूढ़े ने संजीदगी से बताया, मगरिबी इलाके की सुरंग पानी में डूब चुकी है, हम गाड़ी लेकर वहां नहीं जा सकते। ये सुनते ही छोटी बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि इसके वालिद तक पहुंचने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अचानक भूरे बालों वाला लड़का गुस्से से चीख उठा, नहीं। लेकिन मोटे चश्मे वाले लड़के ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कम अज कम इतना तो पता चल गया कि तुम्हारे वालिद ज़ॉम्बियों से बच गए हैं और अभी तक जिंदा हैं। ये सुनते ही छोटी बच्ची की आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो बोली, हाँ। मगर भूरे बालों वाला लड़का अकेला खड़ा खामोशी से बोला, मुझे जल्दी। आवाज, मगर भूरे बालों वाला लड़का अकेला खड़ा खामोशी से बोला, मुझे जल्दी करने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझे जल्दी करने पर मजबूर भी करो तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये सुनते ही छोटी बच्ची दोबारा रोने लगी। बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी और ज़ॉम्बियों से घिरी इस दुनिया में शायद हर गुजरता लम्हा उनके लिए मजीद खतरनाक होता जा रहा था। मोटा भाई पीला चश्मे पहने हंसते हुए बोला, अरे क्या? जैसे इसे अभी तक कुछ समझ ही ना आया हो। उसी वक्त सबकी नजरें मेज पर रखे दो चमकदार नए हथियारों पर पड़े, एक रोशनी वाली तलवार और दूसरी एक ताकतवर लेजर गन। दोनों हथियारों को देखकर सब हैरत से बोल उठे, वाह। मोटे ने फौरा लेजर गन हाथ में उठाई, खुशी से जबान बाहर निकाली और चीखा, ओ वो वाकई एक असली लेजर, कमाल है। फिर दूसरे लड़के ने तलवार का दस्ता पकड़ा और जोश से बोला, मुझे आजमाने दो। अब उसकी बारी थी कि वो इस नए हथियार को आजमाए। मोटे ने बड़ी तलवार उठाई और हैरत से बोला, ओह, इसे पकड़ना तो बहुत आसान है। क्या मेरी तलवार भी तुम्हारी तलवार जैसी है? जबकि ये बे पीछे खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। ये बे ने आखिरकार समझाते हुए कहा, जब तलवार को घुमाओ तो तसव्वुर करो कि तुम्हारी तवानाई हथियार के अंदर मुंतकिल हो रही है, तब इसमें से रोशनी की धार निकलेगी। मोटा जोश में चीखा, 1, 2, 3, फायर। अगले ही लम्हे बारिश में खड़े मोटे भाई ने आसमान की तरफ एक जबरदस्त सब्ज लेजर बीम फायर कर दिया, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। फिर ये बे ने लेजर गन का तरीका समझाते हुए कहा, फायर करने से पहले एनर्जी सोर्स को स्विच करना, फिर तवानाई गोली के साथ बाहर निकलेगी। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन गोलियां महदूद हैं, इसलिए निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना। मोटा भाई बारिश में भीगते हुए गिन को देखकर दीदाबार खुशी से चीख उठा, ओह मेरे खुदा, ये तो कमाल है। लेकिन ये बे के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सोच रहा है, ये मोटा आदमी आखिर इस हथियार को कितनी देर तक खामोश रख पाएगा। जोशीली और मजाहिया आवाज, मोटा भाई दोनों सब्ज लेजर हथियार हाथ में पकड़कर बारिश में दीदाबार हंस रहा था, ये तो कमाल है, हा। इसके एक हथियार में सब्ज बिजली चमक रही थी और वो खुशी से बारिश में पागलों की तरह दौड़ने लगा। ऊपर से देखा गया तो वो छोटे छोटे कदमों के साथ तेजी से भाग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। फिर जैसे ही उसने तलवार घुमाई, एक तेज सब्ज रोशनी की धार हुआ में चमक उठी। इसके बाद उसने दोनों हाथ फैलाकर घूमते हुए हमला किया और हुआ में सब्ज रोशनी के कई चमकते हुए दायरे बन गए। जोश में आकर उसने एक हाथ आसमान की तरफ उठाया और एक जबरदस्त सब्ज लेजर बीम बादलों को चैरती हुई आसमान तक जा पहुंची। अब मोटा भाई मुकम्मल तौर पर लड़ाई के लिए तैयार था। उसने अपने जूते और नारंगी बरसाती कोट पहने और जोरदार आवाज में ललकारा, चाहे ज़ॉम्बी हूं या एबिलिटी यूजर्स, आ जाओ, मुकाबला करो। फिर दोनों हथियार मजबूती से पकड़कर बारिश में चीखा, जो भी मेरे सामने आएगा मैं इसे खत्म कर दूंगा। आखिर में उसने एक बार फिर अपनी मशहूर घूमने वाली जंगी चाल चलाई और सब्ज रोशनी के चमकते हुए दायरे बारिश में फैल गए। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि इसकी ये सारी हरकतें एक शख्स बहुत गौर से देख रहा था, और वो था इसका अपना भाई। जोशीली और एक्शन से भरपूर आवाज, मोटा भाई नारंगी बरसाती कोट और पीला चश्मे पहने बारिश में अपना हथियार कान के करीब रखकर चीखा, अरे क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? फिर इसने खबरदार करते हुए कहा, मगरिबी इलाके का रास्ता पानी में डूब गया है, अब वहाँ सिर्फ पहाड़ों के रास्ते से जाया जा सकता है। वहाँ कोई क्लोज सर्किट टेलीविजन नहीं है और बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद हैं, इसलिए मैं तुम्हें खबरदार करता रहूंगा। रास्ता इंतहाई मुश्किल था, इसलिए उसने अपने जूते और बरसाती कोट दुरुस्त किए और पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचा, इसकी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। खुशी से पागल हो गया और जोर जोर से हंसने लगा, हा।
मैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, चाहे मजीद ज़ॉम्बी आ जाएं, मुझे जरा भी डर नहीं। लेकिन इसकी हंसी अचानक रुक गई, इसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो पीछे देखते हुए हैरत से सिर्फ इतना बोल सका, अरे आखिर इसके पीछे ऐसा क्या आ गया था जिसने उसके चेहरे से सारी हंसी छीन ली। संजीदा और डरामाई आवाज, मूसलाधार बारिश में नारंगी बरसाती कोट पहने मोटा भाई सब्ज रोशनी वाली तलवार हाथ में लिए खड़ा था। सामने ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड देखकर वो खौफ से चीखा, आ ज़ॉम्बी, ये इतनी दूर तक पहले ही पहुंच चुके हैं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने खौफ को छुपाने की कोशिश की और हंसते हुए बोला, मीम, मुझे डर नहीं लगता, मेरे पास भाई ये के बनाए हुए खुदाई ताकत वाले हथियार हैं। फिर इसने अपनी सब्ज रोशनी वाली तलवार पूरी ताकत से घुमाई और एक ही बार में कई ज़ॉम्बी हुआ में कटकर गिर पड़े। अपनी जबरदस्त ताकत देखकर मोटा भाई खुशी से दीदा हो गया और चीखा, हा हा हा, मैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, चाहे मजीद ज़ॉम्बी आ जाएं, मुझे जरा भी डर नहीं। लेकिन अचानक इसकी हंसी रुक गई, इसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो हैरत से सिर्फ इतना बोल सका, अरे। इसने सामने पहाड़ों की तरफ देखा जहाँ एक बहुत बड़ा सियाह और जामुनी तूफान बिजली की चमक के साथ तेजी से बिन रहा था। मोटा भाई खौफ से चीख उठा, ये आखिर क्या बल्ला है। फिर मंजर दूर होता गया और तेज बारिश के दरमियान घने जंगल और एक इमारत नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी अचानक मोटे भाई पर झपटा और इसकी सब्ज रोशनी वाली तलवार ने उसे दरमियान से दो टुकड़ों में काट दिया। अब मोटा भाई एक बार फिर पूरे जोश में आ गया और बारिश के दरमियान एक के बाद एक ज़ॉम्बी को काटने लगा। हर तरफ सब्ज रोशनी चमक रही थी, ज़ॉम्बी गिरते जा रहे थे। लेकिन पहाड़ों पर बनने वाला वो खौफनाक सियाह जामुनी तूफान मुसलसल बड़ा होता जा रहा था। शायद असल तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। गहरी और संजीदा आवाज, मूसलाधार बारिश के दरमियान नारंगी बरसाती कोट पहने मोटा भाई अपनी सब्ज रोशनी वाली तलवार हाथ में लिए खड़ा था। उसके चारों तरफ ज़ॉम्बियों की लाशें बिखरी हुई थीं। इसने अपना हथियार कान के करीब किया और चीख कर बोला, हेलो हेलो ससटर यूएफ प्रोफेसर जंग, क्या तुम लोग ये सब देख सकते हो। सामने आसमान की तरफ देखते ही इसके चेहरे पर खौफ छा गया, क्योंकि वहाँ बिजली से भरा एक खौफनाक सियाह और जामुनी बगुला बन चुका था। वो घबरा कर बोला, बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। मगरिबी जानिब एक बहुत बड़ा बगुला बन रहा है। अंदर कंट्रोल रूम में बूढ़े प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, तूफानी हवाओं और तेज बारिश की वजह से क्लोज सर्किट टेलीविजन की नजर बहुत महदूद हो गई है। हुआ की रफ्तार लेवल 6 के करीब है, ये बहुत खतरनाक है। फौरन वापस अंदर आ जाओ। मोटा भाई बारिश में अपना सब्ज हथियार ऊपर उठाकर उदास लहजे में बोला, तौबा, बेहतर हथियार होने के बावजूद भी इंसान कुदरत के सामने नहीं जीत सकता। ससटर यूएफ, मुझे माफ करना, मौसम ठीक होने के बाद ही मैं तुम्हारे वालिद को बचा सकूंगा। बूढ़े प्रोफेसर ने छोटी यूएफ को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे वालिद बहुत समझदार और खुशकिस्मत हैं। अगर वो ज़ॉम्बियों से बच गए हैं तो वो इस तूफान से बचने के लिए भी कोई महफूज जगह जरूर ढूंढ लेंगे। यूएफ ने आंखों में उम्मीद लिए आहिस्ता से कहा, हाँ। मोटा भाई दोबारा मुड़ा और बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ चलने लगा, लेकिन बाहर बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। अचानक अंदर एक सुर्ख अलार्म लाइट जलने लगी। दी बूढ़े प्रोफेसर ने जैसे ही इस लाल रोशनी को देखा, इसका चेहरा खौफ और सदमे से खिला का खिला रह गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए ये खतरनाक अलार्म बज उठा था। शायद असल खतरा अब बाहर नहीं बल्कि अंदर आ चुका था। खौफनाक मंजर सामने आया, ज़ॉम्बियों का एक बहुत बड़ा हुजूम सड़क पर जुमा था और सब एक ही सिमत में खामोशी से देख रहे थे। फिर अचानक तमाम ज़ॉम्बियों ने अपने सर आसमान की तरफ उठाए और एक साथ खौफनाक आवाज में चीखने लगे, आओ वो। उसी लम्हे इनकी आंखें सब रोशनी से चमक उठें, जैसे आसमान से आने वाली किसी पुरस्कार ताकत ने इन सबको अपने काबू में कर लिया हो। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर अभी बाकी था। हुजूम के दरमियान खड़े एक बेवहकल ज़ॉम्बी की आंख सुर्ख रोशनी से चमक रही थी। इसने अपना मुंह खोला और एक जोरदार धार मारी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बियों की पहली म्यूटेशन शुरू हो चुकी थी और अब ये सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं रहे थे, ये एक नई ज्यादा खतरनाक मखलूक में तब्दील होने वाले थे। गहरी और खौफनाक आवाज, अचानक एक लंबा पतला सुर्ख आंखों वाला खौफनाक इफरीत एक औरत पर हमला आवर हो गया, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक मासूम बच्चा कैद था। पीछे खड़ा एक आदमी ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन सदमे के मारे कुछ करने के काबिल नहीं था। इसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं और इसके मुंह से सिर्फ एक बेबसी भरी आवाज निकली, सूब। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीवी और बच्चे को कैसे बचाए। बाहर इमारत की बालकोनियों पर भी 4-5 ऐसे ही खौफनाक इफरीत मकड़ियों की तरह दीवारों पर चढ़ रहे थे और खौफनाक चीखें मारते हुए ऊपर आ रहे थे। अचानक एक इफरीत ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अपना लंबा खौफनाक पंजा अंदर डाल दिया। अंदर मौजूद 3 लड़के खौफ से चीख उठे, आ इफरीत। उसी दौरान एक और इफरीत ने लकड़ी की रुकावट तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सामने मौजूद 2 आदमी भी खौफ से चीखने लगे। दूसरी तरफ एक खौफनाक इफरीत स्कूल के बच्चों के पीछे दौड़ रहा था, जबकि एक लड़का और एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए थे और खौफ के मारे रो रहे थे। लेकिन अचानक इफरीत ने अपना लंबा हाथ लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, इसकी आंखें खौफ से पूरी तरह खल गईं। अगले ही लम्हे इफरीत ने पीछे से इस पर हमला कर दिया। पूरा मंजर खौफनाक अफरा-तफरी में बदल गया और ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर में अब इंसानों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। गहरी और खौफनाक आवाज, अचानक एक सफेद रंग का लंबे नुकीले नाखूनों वाला खौफनाक इफरीत अपना हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ाता है, जबकि इसके पीछे बली जैसी तेज धार खौफनाक अंदाज में चमक रही होती है। अगले ही लम्हे वो अपना हाथ एक ज़ॉम्बी के सीने में घुसा देता है, खून बहने लगता है और पूरा मंजर एक खौफनाक झटके से लरस उठता है। ये खूनरेज मंजर देखकर पीछे खड़ा लड़का और छोटी बच्ची खौफ और सदमे से बिल्कुल साकत रह जाते हैं। दोनों के मुंह से बेइख्तियार सिर्फ निकलता है, सफेद इफरीत सुर्ख आंखों वाले ज़ॉम्बी को जमीन पर दबा देता है और इसके जिस्म के अंदर से कोई चीज जबरदस्ती बाहर खींचने लगता है, जबकि सामने खड़ी बच्ची खौफजदा नजरों से ये सब देख रही होती है। फिर इफरीत के हाथ में खून से भरा हुआ एक लंबा रग जैसा टुकड़ा नजर आता है, जिसे वो ज़ॉम्बी के जिस्म से ताकत के साथ खींचकर बाहर निकाल रहा होता है। इसका नोकीला मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था और इसके तेज दांत किसी खतरनाक छुरी की तरह दिखाई दे रहे थे। फिर अचानक इफरीत अपने हाथ में एक छोटा सा सुर्ख चमकदार मोती पकड़ लेता है। इसकी सब्ज आंखें उसी मोती पर जम जाती हैं, जैसे उसे कोई इंतहाई कीमती खजाना मिल गया हो। लेकिन अगले ही लम्हे पीछे खड़ा लड़का इस इफरीत को गौर से देखता है और इसे पहचान लेता है। वो खौफ से चीख उठता है, आह फैंग, क्योंकि ये खौफनाक सफेद इफरीत कोई और नहीं बल्कि इसका अपना दोस्त आह फैंग था।